हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। तो साउंड को बहुत अच्छे से जो है पढ़ने वाले हैं आज, और इसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि साउंड क्या होता है। बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, सारी प्रॉपर्टीज साउंड की अच्छे से समझेंगे। साउंड को ध्वनि कहा जाता है, तो ये जो है हम इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी लेंगे कि भाई साउंड क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेफिनेशन के बाद हमारे ह्यूमन ईयर, जो मानव का कान होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स, आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, तो साउंड भी एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो शुरू करेंगे हमारा सेशन। उससे पहले कोई भी डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF इस दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आएगी कि भाई ध्वनि क्या होती है, साउंड होता क्या है, ये तो पता हो हमें। तो भाई साउंड के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो भाई ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है। ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब आप किसी का साउंड सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग, तो ये भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। मतलब जब आपके जो हवा के कण होते हैं वो जब कंपन करते हैं, तो उसके कारण, जैसे आपके गले में भी जब आपका वाइब्रेशन होता है वोकल कॉर्ड का, तब जाकर साउंड डेवलप हो पाता है। तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये भी एक तरह की ऊर्जा है। कब प्रोड्यूस होगी, जब एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे पर्टिकुलर पैटर्न में। इसी चीज को वेव कह दिया जाता है, तरंग कह दिया जाता है। तो साउंड एक तरीके की तरंग हो गई। तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो तब उत्पन्न होता है जब वायु के अणु एक विरोध पैटर्न में कंपन करते हैं, जिसे तरंगे कहा जाता है। अतः ध्वनि क्या है, तरंग है। तो इससे हमको पता चल गया कि साउंड क्या है, एक वेव है। तो क्या हो रहा है, एक तरह की एनर्जी है जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जो वायु के अंदर जो कण हैं, उनके बीच में कंपन होने पर ये जो है आपका ट्रैवल होती है। वाइब्रेशन कैन बी डिस्क्राइब एज बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, कंपन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अपनी जगह पर टू फ्रो मोशन करते रहे। तो ये जो है कंपन को किसी वस्तु के आगे और पीछे की गति के रूप में वर्णित किया जाता है, उसे वाइब्रेशन कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशन अ साउंड इज प्रोड्यूस। साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट एनी वाइब्रेशन। कंपन के आधार पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न ही नहीं हो सकती। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, तो आप बताइए, अगर इस इंस्ट्रूमेंट को आपको इसका साउंड सुनना है, बिना वाइब्रेशन के होगा? आप बोलेंगे नहीं, इसको तो हमें पुट करना पड़ेगा, इस पे बजाना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। ये अगर हम बात करें, ये क्या है, तो ये गिटार है। गिटार में भी स्ट्रिंग्स को जब तक आप वाइब्रेट नहीं करेंगे तब तक साउंड नहीं होगा। ये जो वाइब्रेटिंग प्रोंग है, इसको भी जब तक आप हिलाएंगे नहीं, ये आपस में टकराएगा नहीं, तो वाइब्रेशन के बिना साउंड डेवलप ही नहीं हो सकता। ये चीज पता चलती है। तो हमने क्या देख लिया कि भाई साउंड जो है वो एक तरह की एनर्जी भी है, ये भी समझ में आया, और एक तरह की वेव भी है, ऊर्जा भी है, और एक तरह की तरंग भी है। जिसको किसकी आवश्यकता होती है, तो कंपन की आवश्यकता होती है, वाइब्रेशंस की नीड होती है। बिना वाइब्रेशन के साउंड आपका काम ही नहीं करेगा। जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको अगर हम बात करें, तो इनके अंदर, जैसे अगर हम गिटार की बात कर लें, या हारमोनियम की बात कर लें, या पियानो की बात कर लें, ये सारे इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग होते हैं। इनके अंदर तारें होती हैं, इन तारों में वाइब्रेशन करने पे होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, जो विंड और ब्रास हैं, ये जितने भी, जैसे आपको शहनाई दिखेगी, या फिर आपको ये इस तरह के जितने इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें आप क्या करते हो, हवा से, मतलब साउंड जो होता है, मतलब या तो एयर का जब इस पर वाइब्रेशन करते हो तब जाकर इनसे साउंड डेवलप होता है। तो ये विंड मतलब आपका वायु का प्रयोग करते हैं। और परक्यूशन जो होता है, इसमें एक परत चढ़ी होती है, और इस परत पर मारने पर जो है साउंड डेवलप होता है। तो अलग अलग तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं तार वाले, कुछ वायु वाले हो सकते हैं, कुछ परक्यूशन, कुछ जो है परत वाले, लेयर्स वाले होते हैं। तो उनको दबाने पर साउंड डेवलप होता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये सारे चीजें तो साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं, अब ह्यूमंस कैसे करते हैं, मानव कैसे जो है ध्वनि उत्पन्न करता है, ये सवाल आता है। तो हमको लगता है हमारे गले से उत्पन्न हो रहा है, तो हम उसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे कि भाई हमारे गले पे क्या होता है। इसके अलावा हमारा साउंड कान में जाता है, तो कान का कौन कौन से भाग में क्या चीजें होती है। तो अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बींग्स हैव अ वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंक्स कहा जाता है। क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास एक लैरिंक्स होता है गले के पास, जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, विच इज प्रेजेंट इन देयर थ्रोट ऑन द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप। जहां से हम श्वास लेते हैं, विंड पाइप के ऊपर वाले हिस्से पे लैरिंक्स होता है। तो अगर हम इसको देखें, तो मनुष्य के पास एक आवाज का बॉक्स या फिर स्वर यंत्र होता है, जो श्वास नली के ऊपर के हिस्से में, के गले में मौजूद होता है।
दूसरी अगर हम बात करें तो लैरिंक्स हैज 2 वोकल कॉर्ड। हमारा जो लैरिंक्स या स्वर नली है उसके पास कितने कॉर्ड्स हैं? 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, विच हैव अ नैरो स्लिट बिटवीन देम सो दैट एयर कैन पास थ्रू इट, और इनके बीच में से एयर निकल सके और ये आपस में वाइब्रेट कर सके, इस तरह का फिनोमिना होता है। एज द लंग्स थ्रो द एयर आउट ऑफ द विंड पाइप। अब जब हम श्वास लेते हैं या श्वास छोड़ते हैं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आपको बजाने के लिए श्वास बाहर निकालनी पड़ती है, तो जो अगर हमारा साउंड भी जो डेवलप हो रहा है वो श्वास के माध्यम से हो रहा है। मतलब अगर हम ब्रीथ नहीं कर रहे हैं तो हम साउंड भी नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो जब हमारा लंग्स, फेफड़े जो आपका एयर बाहर थ्रो करती हैं तो इट पासेस थ्रू द स्लिट, hence allow the production of sound as the vocal cord start vibrating। तो हमारे vocal cord में, लेनेक्स के अंदर, स्वर नली में एक तरीके की एयर जब पास होती है तो उसके बीच में कंपन होता है और वो कंपन के कारण हम बोल पाते हैं और सुन पाते हैं। द वोकल कॉर्ड मसल्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमारी जो वोकल कॉर्ड जो होती है गले के अंदर, वोकल कॉर्ड जो है उसकी मसल्स भी जब वाइब्रेट कराने में मदद करती हैं, हमको कौन सा शब्द कब बोलना है, उस शब्द का कैसे उच्चारण करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ से होती हैं। देयर थिकनेस एंड टाइटनेस डिस्क्राइब द क्वालिटी और टाइप ऑफ द वॉइस अ पर्सन हैज़। अब देखा जाए तो सबके पास लैरिंक्स है, सबके पास वोकल कॉर्ड है, लेकिन सबके साउंड एक दूसरे से अलग है। तो ये डिपेंड करता है क्वालिटी जो है कि आपका जो वोकल कॉर्ड के अंदर थिकनेस कैसी है। कई लोग रियाज करते हैं और अपना साउंड अच्छा कर लेते हैं, अपनी वॉइस अच्छी कर लेते हैं, जो सिंगर्स वगैरह होते हैं, तो ये उस पर डिपेंड करती है। द वोकल कॉर्ड्स इन मेल आर ऑफ लेंथ 20 mm। जो मेल के अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है वो 20 mm का होता है, फीमेल्स में 15 mm का होता है लॉन्ग। और चिल्ड्रन ऑन द अदर हैंड हैव वेरी शॉर्ट लेंथ वोकल कॉर्ड। तो आप जब बच्चे होते हैं आपका साउंड अलग होता है, जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपके साउंड अलग हो जाता है, क्योंकि ये मसल्स का भी डेवलपमेंट होता जाता है। हैंस वॉइस देयर क्वालिटी एंड टाइप्स ऑलवेज डिफरेंट इन वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन। इसलिए आप हमेशा किसी पुरुष की आवाज़, किसी महिला की आवाज़ और बच्चों की आवाज़ में अंतर कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो स्वर यंत्र में 2 स्वर रज्जु होते हैं जिनके बीच से एक संकीर्ण भट्टा होता है, मतलब एक जगह होती है जिससे हवा निकल सकती है। जैसे ही फेफड़े हवा को विंड पाइप से बाहर फेंकते हैं, ये स्लिट से होकर गुजरता है और इसलिए ध्वनि के उत्पादन में अनुमति देता है, क्योंकि वोकल कॉर्ड कंपन करना शुरू कर देता है। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कंपन का काम बहुत जरूरी है। तो इसके हिसाब से वोकल कॉर्ड की मांसपेशियां भी ध्वनि के उत्पादन में भूमिका निभाती हैं। उनकी मोटाई और जकड़न किसी व्यक्ति की आवाज की गुणवत्ता या प्रकार का वर्णन करते हैं। पुरुषों में वोकल कॉर्ड की लंबाई 20 मिलीमीटर और महिलाओं में 15 मिलीमीटर और बच्चों में छोटी होती है, और इसके आधार पर पुरुषों बच्चों की आवाज में उनकी गुणवत्ता, उनके प्रकाश में हमेशा भिन्नता होती है। मतलब किसी का भी साउंड एक जैसा नहीं मिलेगा हमको। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है पूरा का पूरा हमारा वोकल कॉर्ड। तो इसके बीच में से आपका एयर जो होती है पास हो जाती है, और एयर के पास होने पर इसमें जब वाइब्रेशंस होते हैं तो बेसिकली ये हमारी जो है ये वोकल टोल्ड है, ये वोकल फोल्ड है, इसी में वाइब्रेशन होते हैं और हमारे गले से आवाज निकल आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है, कैसे बढ़ता है, तो एक बात आप याद रखेंगे कि साउंड, आपको पता चल गया कि एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है, और इस वाइब्रेशन को कोई ना कोई क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के आपकी ध्वनि चल ही नहीं सकती। तो सबसे पहली चीज जो है, साउंड वेव ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू इट्स प्रोडक्शन टू द रिसीवर एंड। मतलब जब तक कोई माध्यम नहीं होगा, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो तरल माध्यम हो, चाहे गैस माध्यम हो, उसी के तहत जो है आपका क्या होती है, ध्वनि चल पाती है। तो ध्वनि को हमेशा एक माध्यम चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो साउंड वेव्स एयर, लिक्विड और सॉलिड सब में चल सकते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। जैसे हमने लाइट के बारे में पढ़ा, तो लाइट तो क्या है, निर्वात में भी चल सकती है, लेकिन साउंड निर्वात में नहीं चल सकता है। इट लैक्स एनी मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि आपका वैक्यूम के पास कोई माध्यम ही नहीं है, तो उसमें साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये एक कंडीशन पता चल गई। अब अगर हम बात करें कि भाई कैसे जो है साउंड ट्रैवल करता है, तो हमने बात करी कि साउंड्स नीड सम वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रैवल। जो साउंड होता है आपका, उसको क्या चाहिए, उसकी अगर हम बात करें तो इसको वाइब्रेशन के लिए, कंपन के लिए माध्यम चाहिए, और किसी माध्यम के तहत ये क्या कर पाएगा, चल पाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ऑल हैव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम। सारे चीजों में, ठोस, तरल, गैस में कुछ ना कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ कण होते हैं। उन कण के अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर कंपन हो सकता है। तो दीज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर पैक्ड इन वेरिड वेज। सॉलिड हैव टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। सॉलिड के अंदर बहुत तेज होता है, तो सबसे तेज जो साउंड होता है वो सॉलिड में चलता है। लिक्विड में थोड़ा लूज होता है तो उससे धीरे चलता है, और गैस में सबसे लूज होता है तो सबसे स्लो जो है साउंड एयर में चलता है। सबसे तेज किस में चलेगा, तो आपका जो है सॉलिड में चलेगा। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है जो कि नहीं करने लायक है, उसमें कहा गया है कि भाई अगर आप ट्रेन का साउंड सुनेंगे तो आपको बाद में सुनाई देगा, अगर आप पटरी पे कान लगाकर सुनेंगे रेलवे ट्रैक पे तो आपको पहले सुनाई देगा। जो इसको प्रूफ करता है
कि साउंड जो है वो सॉलिड से तेज चलता है। तो साउंड थ्रू वाटर ट्रेवल्स 4 टाइम फास्टर देन द एयर। ये बताया गया कि जो ध्वनि है वो 4 गुना तेज चलती है, किससे? पानी में, एयर के मुकाबले, मतलब वायु के मुकाबले। और साउंड थ्रू सॉलिड ट्रेवल्स 13 टाइम्स फास्टर देन द एयर। मतलब आपका साउंड जो है वो 4 गुना तेज चलेगा एयर से पानी में, और 13 गुना ज्यादा चलेगा किससे? एयर में, सॉलिड के अंदर। तो इस तरह की चीज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हम कैसे सुन पाते हैं, तो वी नो दैट साउंड्स आर प्रोड्यूस एज वेव्स इन द एयर और एनी अदर मीडियम। जैसे कि ही ध्वनि तरंगे हमारे कानों तक जाती हैं, मतलब हम जानते हैं कि ध्वनि या वायु या किसी अन्य माध्यम से तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है। ये हम पढ़ ही रहे हैं कि ये क्या है? तरंग है। ये क्या है? एक वेव्स है। और ये वेव्स एक तरीके से वाइब्रेशन करते हुए आगे बढ़ती हैं। जैसे ही ये ध्वनि तरंगे हमारे कानों तक जाती हैं, वे उन्हें विद्युत संकेतों या संदेशों में बदल देती हैं, जिन्हें हमारा मस्तिष्क समझ पाता है। तो जो साउंड वेव होती है वो किस में चेंज हो जाती है? ऑल दीज साउंड वेव ट्रेवल टू अवर ईयर्स एंड दे कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो हमारे कान उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और फिर ब्रेन बताता है कि हमसे कोई क्या बोल रहा है, कैसा साउंड आ रहा है, उस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। तो आवर ईयर्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट अलाउ दिस फंक्शन। हमारे कानों में ये पूरा मैकेनिज्म है कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करना। हमारे कानों में एक विशेष संरचना होती है जो इस कार्य की अनुमति देती है। मानव कान के 3 प्रमुख भाग होते हैं जो आज हम समझेंगे। तो 3 मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर देख लेते हैं कि भाई हमारे कान के अंदर 3 भाग होते हैं। एक बाहरी भाग होता है जिसको बाहरी कर्ण कहा जाता है, एक मध्य भाग होता है, और एक इनर ईयर होता है। तो एक मिडिल ईयर होता है, ये एक बाहरी कर्ण होता है, और एक आंतरिक कर्ण होता है। तो जो बाहरी होता है उसी को पिन्ना कहा जाता है। जो मिडिल वाला होता है, यहां पर एक लिक्विड भरा होता है जिसमें साउंड जाने के बाद आपका इनर ईयर पे पहुंचता है, और फिर यहां से एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू ब्रेन तक सारे सिग्नल्स पहुंचते हैं। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या होता है। तो हमारे कान के पास एक आउटर ईयर होता है जिसको पिन्ना कहा जाता है, एक मिडिल ईयर होता है, इसके अलावा इनर ईयर को कोक्लिया कहा जाता है। तो होता क्या है, जो हमारा जितना भी साउंड है उस सारे साउंड को हमारे कानों के बाहर एक जो है एक पिन्ना है, वो पिन्ना पूरा इकट्ठा करता है। तो इट कैचेस द साउंड वेव्स एंड फॉरवर्ड देम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज द मिडिल ईयर। वो सारे साउंड को कैच करता है और मिडिल ईयर पहुंचा देता है। इट कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स टू इनर ईयर। ये जो आपका मिडिल ईयर है, मध्य कर्ण है, उसको कंपन में बदल देता है, और इट कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ ईयर ड्रम। इसके अंदर ईयर ड्रम होता है, उसकी मदद से उसको कन्वर्ट करता है। एंड द ईयर ड्रम इज अ थिन रबर लाइक शीट प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। एक रबर जैसी होती है जो वाइब्रेशन करती है, और एज द साउंड वेव्स रीच द ईयर ड्रम इट वाइब्रेट्स एंड दीज वाइब्रेशन प्रोपेगेट टू द इनर ईयर, और ये चला जाता है इनर ईयर पे। इट रिसीव्स द वाइब्रेशन सेंड बाय द ईयर ड्रम। इट कंटेन अ लिक्विड सब्सटेंस एंड वाइब्रेशन दैट एंटर द इनर ईयर मूव्स थ्रू दिस लिक्विड एंड देयर आर टाइनी हेयर प्रेजेंट इनसाइड द इनर ईयर दैट टर्न दीज वाइब्रेशन इनटू सिग्नल्स फॉर द ब्रेन। अब ये क्या होता है, इसमें लिक्विड भी होता है और कुछ हेयर भी होते हैं जो इस वाइब्रेशन को सिग्नल्स में बदल देते हैं, और सिग्नल ब्रेन तक चला जाता है एंड पास देम टू द ब्रेन थ्रू द हियरिंग नर्व। एज द ब्रेन रिसीव द सिग्नल इट इंटरप्रेट्स द साउंड, हाउएवर दिस होल प्रोसेस इज सो क्विक दैट वी कैन नॉट नोटिस दैट। मतलब ये इतना तेज होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये सारी चीज हो रही है। अगर आप मेरा अभी कोई भी शब्द सुन रहे हैं तो ये प्रोसेस हो रहा है, बाहरी कान उसको इकट्ठा कर रहा है, मिडिल कान उसको आगे बढ़ा रहा है, फिर इनर ईयर जो है कोक्लिया उसको आगे लेकर जा रहा है और ब्रेन तक पहुंचाकर हमें सुन भी पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो एक बाहरी कर्ण है जिसको पिन्ना कहा जा रहा है, ये ध्वनि तरंगों को पकड़ता है, उन्हें कान के अगले भाग यानी मध्य कर्ण में भेजता है। अब मध्य कान ये ध्वनि तरंगों को कंपन में परिवर्तित करता है जो फिर आंतरिक कान तक जाता है, और ये ईयर ड्रम की मदद से ऐसा कर सकता है। ईयर ड्रम मध्य कान में मौजूद एक पतली रबर जैसी चादर है। जैसी ध्वनि तरंगे जो कर्णपट तक पहुंचती हैं वे कंपन करती हैं, और कंपन आंतरिक कान तक फैलता है। अब आंतरिक कान जो है मेन महत्वपूर्ण है। जो भीतरी कान जिसको कोक्ली कहा जाता है, ये कर्ण द्वार भेजे गए स्पंदनों को प्राप्त करता है। इसमें एक तरल पदार्थ होता है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, ये लिक्विड बहुत महत्वपूर्ण है, और आंतरिक कर्ण में प्रवेश करने वाले कंपन इस तरल के माध्यम से चलते हैं। और भीतरी कान के अंदर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, एक टाइनी हेयर होते हैं जो उनको वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं और सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। इन कंपनों को मस्तिष्क के संकेतों में बदल देते हैं और इन्हें श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं, ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही मस्तिष्क संकेत प्राप्त करता है वो ध्वनि की व्याख्या करता है। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेज है कि इसे हमें
जो है ढंग से मतलब हम पता भी नहीं चलता और ये सारी प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा प्रोसेस, यहाँ से साउंड आना, साउंड का जो है मिडिल ईयर में जाना, फिर यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस होकर आपके ब्रेन तक पहुँच जाना, ये सारी प्रोसेस हमारे अंदर होती है। तो हमारा ह्यूमन ईयर कुछ इस तरह से काम करता है। इस बेसिस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन आज पूछता हूँ मैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन है कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू विच मीडियम। जो है आपका जो इसमें अगर हम बात करें तो आपको यह बताना है कि ध्वनि जो है वो किस माध्यम से चलती है, ये आप बताइए कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, या ऑल ऑफ द अबव, ठोस, गैस, तरल, या ऊपर के सभी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव्स इन द एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वायु में ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या नन ऑफ दी अबव। कोई विकल्प नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, लॉन्गिट्यूड तरंगे, ये आपको बताना है। इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। तो इसका आंसर करिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ट्रैवल इन एयर इफ। ध्वनि हवा में यात्रा करती है यदि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। देयर इज नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण में कोई नमी ना हो। डिस्टर्बेंस मूव्स, कंपन होना। बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कण और विक्षोभ दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तब। तो इसका आंसर आप करेंगे। नहीं आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको समझेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स है इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर के पीडीएफ यहाँ दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज होंगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।